हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर, क्लास फर्स्ट ईयर आर्ट्स, सब्जेक्ट सिविक्स, चैप्टर 4 चुनाव तथा प्रतिनिधित्व। चैप्टर 4 क्या है? चुनाव तथा प्रतिनिधित्व। क्या है? चुनाव तथा प्रतिनिधित्व मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक होते हैं? पहला प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक होते हैं? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है पूर्णतः जनता की शासन व्यवस्था होती है। लोक मीन्स होता है जनता, लोक मीन्स क्या होता है? जनता, ठीक है। और तंत्र मीन्स होता है शासन। क्या होता है? शासन। जहां जनता की शासन होती है उसी को हम लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में चुनाव क्यों आवश्यक होता है? आप जानते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में चुनाव होना बहुत ही आवश्यक होता है। चुनाव के बल पर ही आदर्श लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है और तभी लोकतंत्र में पारदर्शिता भी आती है। इस स्वरूप पे देखिए यहाँ दिया भी है कि लोकतंत्र जनता की सहमत पर चलने वाला जनता का शासन होता है। लोकतंत्र जो जनता की सहमत पर चलने वाला कौन सा शासन होता है? जनता का शासन होता है। और जनता की सहमत की आवश्यकता लोकतंत्र में ही होती है। और जनता की सहमत की आवश्यकता किसमें होती है? लोकतंत्र में ही होती है। इस स्वरूप में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, क्या नाम था? अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा एक वाक्य में दिया था। कितने में दिया था? एक वाक्य में, ठीक है, कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, किसके द्वारा? जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होती है। लोकतंत्र जो है किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा, ठीक है। लोकतंत्र किसकी शासन होती है? जनता की शासन होती है। और किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता के द्वारा। और किसके लिए शासन बनाई जाती है? जनता के लिए शासन होती है। तो अब्राहम लिंकन का परिभाषा एक वाक्य में ही पूर्ण रूप से लोकतंत्र को स्पष्ट कर देता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो है शासन होती है। किसके लिए शासन होती है? जनता के लिए शासन होती है। आइए देखते हैं लोकतंत्र के प्रकार, ठीक है। विश्व की शासन व्यवस्थाओं पर अगर हम विचार की करें तो विश्व में अनेकों प्रकार की शासन व्यवस्था जो देखने को मिलती है, लेकिन इसमें लोकतंत्र सबसे आदर्श रूप में जो स्वीकार किया जाता है, सबसे अच्छी शासन व्यवस्था जो है मानी जाती है। इस स्वरूप में लोकतंत्र जो दो प्रकार से देखने को मिलता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, कौन सा लोकतंत्र? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आइए देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसे देशों में अपनाई जाती है जहां की जनसंख्या कम होती है और वहां का क्षेत्रफल भी क्या होता है? बहुत सीमित होता है। और इस स्वरूप में वहां की जनता इकट्ठा होकर के सीधे शासन के कार्यों में जो भाग लेती है और अपने शासनाध्यक्ष का भी चुनाव करती है और वो शासनाध्यक्ष अपने जनता के प्रति उत्तरदायी होकर के जो क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। पुनः दोबारा देखिए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था होती है कि जहां का क्षेत्रफल कम होता है, जनसंख्या कम होती है, ऐसे देशों में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है। वहां जनता सीधे शासन के कार्यों में जो है भाग लेती है, शासन के कार्यों में सीधे क्या करती है? भाग लेती है और अपना एक शासनाध्यक्ष का चुनाव करती है और शासन जनता के द्वारा ही नियम और कानून बनाए जाते हैं और उसी के द्वारा शासन की बल भी संभाली जाती है और शासन सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। आज विश्व की दुनिया में स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है देखने को मिलता है।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक दूसरा सिंपल साधारण उदाहरण हमारा ग्राम सभा है। क्या है? ग्राम सभा। ग्राम सभा को ले लीजिए। ग्राम सभा में जनता सीधे जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के कार्यों में भाग लेती है और वहां पर गांव की समिति का गठन करके अपने गांव स्थानीय स्वशासन के रूप में ग्राम सभा का शासन व्यवस्था को संचालित करती है। अब आइए आगे चलते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन सा लोकतंत्र? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ऐसे देशों में अपनाई जाती है जहां का क्षेत्रफल विशाल होता है, वहां की जनसंख्या भी विशाल होती है और एक सुव्यवस्थित स्थान से शासन संचालित कर पाना संभव नहीं होता है। और ऐसे परिस्थितियों में वहां जो है जनता सबसे पहले अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जनता जो है किसकी चुनाव करती है? अपने प्रतिनिधियों का। प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और एक प्रतिनिधि जो है सीधे शासन के कार्यों में भाग लेते हैं। किसके कार्यों में भाग लेते हैं? शासन के कार्यों में भाग लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। तो आप अपने शब्दों में कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? स्पष्ट कहिएगा कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था होती है कि जहां का क्षेत्रफल विशाल होता है, जनसंख्या अधिक होती है। ऐसे देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन व्यवस्था को जो अपनाया जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बीच में जनता जो सीधे शासन के कार्यों में भाग लेने करके सबसे पहले अपने प्रतिनिधियों का क्या करती है? चुनाव करती है और यह प्रतिनिधि जो शासन के कार्यों में भाग लेते हैं और यह प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होकर के भी कार्य करते हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। हमारे भारत देश में भी, कहां पर? हमारे भारत देश में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया है। अमेरिका में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने का कार्य किया गया है। इस स्वरूप में अधिकांश देशों में, आज विश्व के अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया है और यह लोकतंत्र पूर्ण पारदर्शिता के स्वरूप में शासन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित कर रही है। अब यहाँ पे दिया है नेक्स्ट पॉइंट, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव क्यों आवश्यक है? निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव जो क्यों आवश्यक है? निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का होना शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जिन देशों में जितना ही अधिक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होता है, वहां उतना ही अधिक पारदर्शिता, उतना ही अधिक शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होना और वहां की शांतिमय परिस्थितियां होना और विश्व की राजनीति में देश आगे की ओर बढ़ने का जो प्रयास करता है। तो देखिए क्या है, यदि प्रतिनिधि लोकतंत्र के संचालन के लिए चुनाव आवश्यक है, यदि प्रतिनिधि लोकतंत्र के संचालन के लिए चुनाव आवश्यक है, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव क्या है? आवश्यक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने से पारदर्शिता होती है और इस स्वरूप में सभी नागरिकों का उस पर विश्वास होता है और कहीं किसी भी तरह से किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति का दबाव नहीं होता और निष्पक्ष भाव से चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में बहुत ही आवश्यक है। यह स्वतंत्र व निष्पक्ष का मतलब है कि नागरिक बिना किसी भय अथवा लालच के अपने मन पसंद प्रत्याशी चुन सके। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का वास्तविक अर्थ है कि नागरिक बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के अपने मन पसंद प्रत्याशी का चुनाव कर सके। साथ ही उसमें यह भी आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, उसमें यह भी देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वह स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ सके, उसके ऊपर किसी का दबाव अथवा बाधा न हो सके। तो इससे आवश्यक, इससे स्पष्ट होता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना
जो है राष्ट्र के विकास के लिए, नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए और समाज के उत्थान के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज चैप्टर 4 चुनाव तथा प्रतिनिधित्व के अंतर्गत हमने आपको लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र के प्रकार, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव क्यों आवश्यक है पर हमने चर्चा किया। और इसको नोट्स पे कॉपी में लिख लीजिएगा। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव निम्न कारणों से आवश्यक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का होना नागरिकों के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी और समाज के लिए भी बहुत ही क्या होता है, आवश्यक होता है। अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके तो ऐसे परिस्थितियों में हम आदर्श लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते और न ही उस शासन पर जनता का विश्वास हो सकता है। इस स्वरूप में शक्तिशाली लोगों के द्वारा या अन्य डाकी प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा सत्ता को अपना लिया जाएगा और मनमानी तरीके से निरंकुशता वादी बन करके जो शासन कार्य किया जाएगा। इसलिए जो है इस प्रकार की शासन व्यवस्था में कोई कमी दिखाई न दे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का होना बहुत ही क्या है, आवश्यक है। तो आइए देखते हैं निम्न कारणों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, उपयुक्त प्रतिनिधियों के चयन है। उपयुक्त प्रतिनिधियों के चयन हेतु स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का होना अति आवश्यक है। उपयुक्त प्रतिनिधि अर्थात आदर्श प्रतिनिधियों के चुनाव करने के लिए कि जनता सही स्वरूप में स्वतंत्र होकर के और निष्पक्ष भाव के आधार पर अपने मनपसंद प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके और उन प्रतिनिधियों पर विश्वास करके उन प्रतिनिधियों को शासन के कार्यों में भाग लेने तक जो पहुंचा सके। यह तभी संभव है जब हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के तहत हम कार्य करेंगे। तो इस स्वरूप में उपयुक्त प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का चयन होना जो बहुत ही क्या है, आवश्यक है। दूसरा दिया है शासन में ईमानदारी और पारदर्शिता लाने के लिए। शासन में ईमानदारी और पारदर्शिता लाने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का होना आवश्यक है। शासन में जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वहां पहुंच करके ईमानदारी स्वरूप में जनता के प्रति उत्तरदायी होकर के कार्य करते हैं। वह स्वार्थ से वशीभूत होकर के या अन्य किसी विशेष व्यक्ति के विकास के तहत वह कार्य नहीं करते। वह जो भी कार्य करते हैं जन कल्याण के तहत कार्य करते हैं, क्योंकि वह जनता के प्रति जवाबदेही उन्हें होना पड़ता है। इसलिए वह ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं और पारदर्शिता के तहत हर कार्य को संभव बनाने का जो प्रयास करते हैं। तो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने से शासन में हमेशा ईमानदारी और पारदर्शिता जो है बनी रहती है। तीसरा दिया है उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। आप जानते हैं लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी एक पूर्णतः उत्तरदायी शासन व्यवस्था होती है। जनता जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते समय, जनता जो है किसका चुनाव करते समय, प्रतिनिधियों का चुनाव करते समय जो है पूर्ण रूप से अपनी ईमानदारी और पारदर्शिता का जो है लगन दिखाती है। और इस स्वरूप में यह प्रतिनिधि हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेही होते हैं, क्योंकि जनता पूर्ण विश्वास के साथ इनके बातों को सुना और अच्छा प्रतिनिधि मान करके अपना मतदान किया और विजय पताका फहराते हुए एक प्रतिनिधि शासन के कार्य में भाग लेने जो पहुंच जाते हैं और वह जो भी वह कार्य करते हैं जनता के वचनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, जनता के बीच कहे गए अपने वादों को पूरा करने का कार्य करते हैं। अगर ऐसा वे कार्य नहीं किए तो जनता आने वाले मताधिकार चुनाव में उनको ऐसा सबक सिखाती है कि पुनः शासन के कार्यों में भाग लेने का उन्हें अवसर प्राप्त
तो जनता के प्रति उत्तरदायी होकर के कार्य जो है प्रतिनिधि करते हैं। और ये तभी संभव है जब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया संभव होगी। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के बल पर ही उत्तरदायी शासन व्यवस्था की कल्पना की जा सकती है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। और यह प्रतिनिधि हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी होकर के जो कार्य करते हैं, जनता के कल्याण हेतु जो है कार्य करते हैं। चौथा दिया है लोकतंत्र में जनता का विश्वास मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र में जनता का विश्वास मजबूत करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बल पर जो जनता जो पूर्ण रूप से जान जाती है कि शासन के कार्यों में मेरा अहम भूमिका है और सबसे देश की संप्रभुता, देश की शक्ति जो जनता के हाथ में है। जनता जिसको चाहेगी शासन के कार्यों में भाग लेने का अवसर देगी, जिसको नहीं चाहेगी उसको अवसर नहीं देगी। तो ऐसे परिस्थितियों में लोकतंत्र में जो जनता का पूर्वक क्या होता है, विश्वास होता है और वह विश्वास जो अटूट मजबूत होता है। और यह तभी संभव हो पाता है जब हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का जो प्रयास करते हैं। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के कारण लोकतंत्र में जनता का विश्वास जो मजबूत होता है, जनता का विश्वास अटूट होता है और जनता पूर्ण विश्वास के साथ अपना मतदान करती है, शासन के कार्यों में भाग लेती है और वह शासन में पूर्ण सहयोग देने का जो है कार्य करती है। पांचवा दिया है राजनीतिक गतिविधियों में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए, राजनीतिक गतिविधियों में नागरिकों की सहभागिता, इसकी सहभागिता नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का होना क्या है, आवश्यक है। जब भी चुनाव का विकल्प बचता है तो चुनाव के मैदान में खड़े होने वाले प्रतिनिधि जब अपना प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर देते हैं तो ऐसे परिस्थितियों में आम नागरिकों के पास पहुंचते हैं और वहां पे हाथ जोड़ करके उनसे मत देने के लिए उनसे वोट मांगने का कार्य करते हैं। और ऐसे परिस्थितियों में नागरिक का आत्मबल, उसका सीना चौड़ा हो जाता है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारे भी शासन व्यवस्था के बीच में अधिकार है, हम जिसको चाहेंगे उसको मत दे सकते हैं, जिसको चाहेंगे उसको मत नहीं दे सकते हैं। और इस स्वरूप में नागरिकों को एक प्रकार से राजनीतिक शिक्षा भी प्राप्त होती है और नागरिक जागरूक हो जाता है और मन लगा करके ईमानदारी के साथ अपना मतदान करता है और अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। जब अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव होता है तो अच्छी शासन व्यवस्था का गठन होती है और जब अच्छी शासन व्यवस्था की गठन होती है तो उस शासन के द्वारा, उस सरकार के द्वारा सही रूप में जन कल्याण हेतु कार्य किया जाता है, जिससे जनता का विकास होता है, उस देश का विकास होता है और विश्व के राजनीति में उस देश का नाम आता है, नाम रोशन होता है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक गतिविधियों में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए भी जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का होना जो क्या है, बहुत ही आवश्यक है। छठवां दिया है राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता के लिए, राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता के लिए जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का होना आवश्यक है। अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के द्वारा जो है शासन का संगठन तैयार नहीं किया जाएगा तो हमेशा राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता आती रहेगी, हमेशा हड़कंप रहेगा, हमेशा सरकार गिरती रहेगी, हमेशा हिंसात्मक प्रवृत्तियां उत्पन्न होंगी और देश में कभी शांति नहीं होगी। लेकिन वही जब निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से शासन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, शासन एक शक्तिशाली संगठन के रूप में तैयार होकर के अपने शासन की बागडोर संभालेगा और सही दिशा में जो कदम रख करके अपनी योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए कदम उठाने का जो प्रयास करेगा। तो निष्कर्षतः कह सकते हैं राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए भी जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का होना बहुत ही आवश्यक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का होना हमारे चुनाव प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के तहत ही शासन का गठन करना चाहिए। इसको
कॉपी में तैयार कर दीजिएगा। शेष हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।